The lesson that we are going to discuss today is structure of atom. आज हम structure of atom देखेंगे and I will make sure कि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसकी। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 है ग्रेड 9 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सबसे पहले हमने थ्योरी स्टडी करनी है, एक्सपेरिमेंट स्टडी करने हैं और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और आइसोटोप्स देखेंगे। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? सबसे पहले हमने डिफरेंट एटॉमिक थ्योरीज़ के बारे में पढ़ना है, फिर हम देखेंगे कि रदरफोर्ड की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स, और इनकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम ये सब स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स को स्टडी करेंगे। देन हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हमारे पास सर्टेन आइसोटोप्स की, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन एंड यूरेनियम। देन हम आइसोटोप्स का स्ट्रक्चर जो है उनको ड्रॉ करेंगे, उनके मास नंबर्स जो हैं और एटॉमिक नंबर हैं ये भी आइडेंटिफाई करेंगे। आइसोटोप्स की इम्पोर्टेंस क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है, हम ये चीज़ स्टडी करेंगे। देन हम सब शेल्स की मौजूदगी को देखेंगे, शेल और सब शेल में क्या फ़र्क है ये देखेंगे, और लास्ट पर हम पहले 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इसको स्टडी करेंगे। Coming up next, introduction. What is the introduction of chapter number 2? चैप्टर 2 में हमने सबसे पहले देखना है व्हाट इज़ एटम। तो पुराने ज़माने में जब एटम जो था उसको देखा जाता था तो इसके बारे में कहा जाता था कि ये एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो एंशियंट ग्रीक फ़िलासफ़र था डेमोक्राइटस, इसने सजेस्ट किया था कि मैटर जो है वो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। इसका लफ्ज़ ही एटमॉस से निकला था और एटमॉस का मतलब है इंडिविजिबल। ये एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ था। 19वीं सदी के स्टार्ट में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग तमाम मैटर जो है वो छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना होता है जो कि डिवाइड नहीं किए जा सकते। 19वीं सदी के आखिर तक एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, यही पेशन गोई की जाती थी। 20वीं सदी के स्टार्ट में जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और बोहर और इसके अलावा बहुत से दूसरे साइंसदानों ने बताया कि एटम जो है वो छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इन पार्टिकल की डिस्कवरी ने हम पर बहुत से दूसरे राज भी खोले हैं। इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरीज देखेंगे और फिर एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जो कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम तक पहुंचाएंगे। चलें जी, ओपन पेज नंबर 28 फ्रॉम ग्रेड 9 बुक and the topic that we are going to discuss is atom. What is atom? According to Dalton, John Dalton ने एटम के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई। पहला उसने कहा ये इंडिविजिबल है, सेकंड वन इज़ हार्ड, थर्ड जो उसने बताया उसने कहा कि ये एक डेंस अफेयर होता है। देन है एटम्स जो हैं वो एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ये एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंबाइन करते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं ये एक एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है। सेकंड वन हम देखेंगे दिस वन, this is an atom of chlorine. Both atoms combine to form a compound known as HCl, hydrochloric acid. ठीक है, ये H और ये C and that one is L. ये HCl बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दो एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये क्लोरीन एलिमेंट के एटम्स हैं जो आपस में कंबाइन करेंगे और HCl कंपाउंड बनेगा। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है इसमें बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। इसके बाद 1800 की सदी में भी और 1900 के बाद भी 1900 जो है इसके बाद से भी बहुत से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर डिस्कवरीज की और फिर बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनकी जो है वो करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया। सब 1886 में
गोल्डस्टीन के नाम से एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। उन्होंने इसे प्रोटॉन का नाम दिया। 1897 में जॉन जे थॉमसन ने ये पाया कि एटम में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। उसने इन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। इसी बुनियाद पर जो थॉमसन ने प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की। प्लम पुडिंग थ्योरी में पोस्टुलेट्स क्या थे, इसकी अहम नुकात क्या हैं। इसमें पहला नुक्ता जो है वो है एटम वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टिनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स स्टिक इनसाइड। व्हाट डज़ दैट मीन? जैसे कि हम देखते हैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल पुडिंग है, पुडिंग के अंदर प्लम डाले होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे यूँ स्टक होंगे। ऐसा कहा गया था कि ये एक पुडिंग है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें प्लम जैसे स्टक हुए होते हैं। ऐसा कहा गया कि पॉजिटिवली चार्ज एक स्ट्रक्चर है, उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर धंसे हुए हैं, ठीक है, यूँ करके ऑलमोस्ट यस यस। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या होंगी? और विलियम क्रूक, सर विलियम क्रूक जो हैं साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश केमिस्ट हैं ये और फिजिस्ट भी हैं। ये इन्होंने वैक्यूम ट्यूब पर काफ़ी काम किया है और इनका वर्क जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी पर भी है। यहाँ पर इन्होंने 1895 में विलियम क्रूक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने वायर के ज़रिए से एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। बैटरी का वो सिरा जो पॉजिटिव के साथ जुड़ा था वो एनोड कहलाता है और बैटरी का वो हिस्सा जो बैटरी के नेगेटिव वाले सिरे के साथ लगाया गया था वो कैथोड बन जाएगा। इस कैथोड में से जैसे ही हम बैटरी को अटैच करते हैं तो यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड होती है और यहाँ पर कैथोड में से कैथोड के ऊपर जो है इसकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा हो जाएगी। एनर्जी जब ज़्यादा होती है तो यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड से निकलने के बाद एनोड तक जाते हैं और एनोड के ऊपर जाकर ये अटैच होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और बाकी ये पूरी रे होती है, ये बीम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 एक दूसरे के पीछे कतार दर कतार आते हैं और इस ट्यूब के साथ जो है यहाँ पर स्टक करेंगे। इसकी यहाँ पर बैक साइड पे भी कुछ शाइन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने जो है वो ग्लास ट्यूब ली थी। इस ग्लास ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वैक्यूम पंप लगाया गया था। वैक्यूम क्रिएट किया गया। यहाँ पर हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई गई थी। प्रेशर जहाँ पर अप्लाई किया गया था 10 की पावर -4 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हाई वोल्टेज करंट को गैस में से गुजारा गया तो शाइनी रेज जो हैं उसमें से निकलकर कैथोड रे पर पड़ती हैं, कैथोड पर पड़ी। कैथोड पर पड़ने 1895 में सर विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने इलेक्ट्रिक करंट को गैस में से पास किया और यहाँ पर कैथोड में जो है वो प्रेशर लो था। उसने एक ग्लास ट्यूब ली, उसको 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ फिट कर दिया। इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ जोड़ दिया और प्रेशर 10 की पावर -4 ATM प्रेशर रखा। जब उसने हाई वोल्टेज करंट को गैस में से गुजारा जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो इस गैस में से करंट गुजरने के बाद शाइनी रेज जो हैं वो कैथोड में से निकलकर एनोड की तरफ जाती हुई दिखाई दी। कैथोड रेज का नाम इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कैथोड में से निकली थी। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये यूँ स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगी और ये कैथोड की सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। ये कैथोड है और ये इसके यूं परपेंडिकुलर जा रही हैं, 90 का एंगल बना रही हैं यहाँ पर, इसलिए हम कह रहे हैं दीज आर परपेंडिकुलर। ये जब यहाँ पर किसी चीज़ पर पड़ती हैं, फॉर एग्जांपल इनके रास्ते में कोई चीज़ हमने रख दी है और ये इनका रास्ता ब्लॉक कर देगी,
तो ये जो हैं वो उस ऑब्जेक्ट का साया बनाते हैं। दे कैन कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती, और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो हैं वो एक ख़ास एंगल पर मुड़ते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ये जिस बॉडी पर भी पड़ेंगे उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। जे थॉमसन ने इनकी चार्ज टू मास रेशो फाइंड की। लाइट प्रोड्यूस होती है जब ये रेज़ जो हैं वो वॉल के साथ जाकर टकराती हैं, और ये भी देखा गया कि इसी तरह की रेज़ जो हैं वो दूसरी डिस्चार्ज ट्यूब में भी देखी गई। नो मैटर कोई भी गैस इस्तेमाल करके वहाँ देखी गई, लेकिन गैस के बदलने की वजह से इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से कैथोड रेज़ जो हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी दिया गया। कैथोड रेज़ की नेचर जो है वो गैस की मौजूदगी पर डिपेंड नहीं करती। उसके अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब में मुख्तलिफ गैसेस का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सेम तरह के ही पार्टिकल प्रोड्यूस हुए। उन्होंने जो है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट का शार्प शैडो भी बनाया, जिसकी वजह से ये कहा गया कि ये रेज़ नहीं हैं बल्कि ये तेज़ चलने वाले पार्टिकल्स हैं, जो इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करते हैं कि हमें मालूम नहीं हो पाता कि ये एक रे है या फिर एक पार्टिकल है। इसीलिए हमने जितने भी मटेरियल्स जो हैं वहाँ पर चेंज कर लिए। कैथोड की जगह पर कोई और भी अगर हमने मटेरियल इस्तेमाल किया, टंगस्टन इस्तेमाल किया, तब भी पैदा होने वाले पार्टिकल्स जो थे वो सेम थे और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम थी। इसलिए कहा गया कि तमाम एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होंगे, उन पर नेगेटिव चार्ज होगा और ये इनकी करैक्टरिस्टिक्स होंगी। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। 1886 में गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज़ के साथ साथ कुछ और रेज़ भी इन कैथोड ट्यूब में पैदा होती हैं। ये रेज़ जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। यहाँ से तो कैथोड रेज़ प्रोड्यूस हो रही थी कैथोड से, ये कैथोड है फॉर एग्जांपल, तो एनोड की तरफ जाने वाली, कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाली रेज़ जो थी वो कैथोड रेज़ थी। लेकिन एनोड वाली साइड से भी कुछ जो हैं वो रेज़ पैदा हो रही थीं जो कि कैनाल रेज़ कहलाईं। कैनाल रेज़ का नाम इन्हें क्यों दिया गया? क्योंकि जब ये गुज़र रही थीं 1886 में गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज़ के अलावा भी कुछ रेज़ पैदा हो रही हैं। ये रेज़ कैथोड रेज़ की मुखालिफ सिमत में ट्रैवल कर रही थीं। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, बिल्कुल सिमिलर जैसी पहले इस्तेमाल की गई थी। उसने कैथोड जो है यहाँ पर परफोरेटेड लिया। अब परफोरेटेड लेने का क्या मकसद था यहाँ पर? परफोरेटेड कैथोड लेने का क्या मकसद था यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुछ शाइन देखी गई थी कैथोड्स के पीछे, कैथोड की बैक साइड पर। तो इसका तो ये मतलब था कि ये कैथोड से तो पैदा नहीं हो रही, पहली बात तो ये हो गई। अब ये कहाँ से आ रही थी? तो ऐसा देखने में लगा कि शायद ये वाली रेज़ जो पैदा हो रही हैं ये एनोड में से निकल रही होंगी। लेकिन जब उन्होंने गैस चेंज की तो यहाँ से निकलने वाली जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वहाँ से जो हैं वो चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे थे। उनकी आयोनाइजेशन हुई गैस की आयोनाइजेशन होने के बाद उसमें से जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पैदा हुए और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी पैदा हो रहे थे वहाँ से। तो यहाँ से जो चार्ज देखे जा रहे थे वो असल में गैस में से निकल रहे थे, ठीक है, और ना कि एनोड में से। तो ये रेज़ जो हैं ये कैथोड के ऑपोजिट में ट्रैवल कर रही थीं और ये कैथोड के सुराखों में से गुजरने के बाद डिस्चार्ज ट्यूब के साथ वॉल के साथ टकरा रही थीं। जैसे ही हम गैस बदलते थे तो इनका रंग भी बदल जाता था। तो इसका मतलब है कि ये गैस पर डिपेंड कर रही थी, ना कि एनोड पर। लेकिन जब हमने गैस को यूज़ नहीं किया, गैस को इस्तेमाल ना करें यहाँ पर, तो देखा गया कि यहाँ पर दूसरी जो ऑपोजिट रेज़ हैं मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो ये भी एक ख़ास एंगल पर झुकाव को शो करती हैं। इनकी नेचर जो है वो गैस पर डिपेंड करती है, ना कि एनोड पर। ये एनोड में से नहीं निकली बल्कि ये रेज़ जो हैं वो अब निकलती हैं जब
कैथोड रेज गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराती हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। मिसाल के तौर पर ये M एक गैस है, इसके साथ कैथोड रेज जो हैं वो टकराई आकर, तो इनमें से भी एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दिया, जैसे कि आयन बनते हैं। यहाँ पर आयोनाइजेशन होगी और एक इलेक्ट्रॉन तो कैथोड का है जो इसके साथ टकराया था, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस गैस के रेजिड्यू में से निकला है, तो ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इन पार्टिकल का मैस प्रोटॉन की तादाद के बराबर होता है। प्रोटॉन का मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन के मैस से 1840 गुना ज़्यादा होता है। ये रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। इनका मैस और चार्ज जो है वो गैस पर डिपेंड करता है। अगर गैस को बदल दिया जाए तो इनकी मैस टू चार्ज रेशो जो है वो भी बदल जाती है। मसलन क्योंकि मुख्तलिफ गैसेस के मुख्तलिफ पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल जो कि किसी भी गैस से प्रोड्यूस होंगे वो एक तरह के होंगे। मिसाल के तौर पर पॉजिटिव रेज जो कि किसी सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस होंगे तो उनके पैदा होने वाले प्रोटॉन्स एक जैसे होंगे। हमारा तीसरा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी में सबसे पहले हम देखेंगे कि रदरफोर्ड ने उसने कहा कि एटॉमिक मास को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वज़न इन दोनों को जब जमा किया जा रहा था तो इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था। उसने कहा कि यहाँ पर कोई ना कोई तीसरा पार्टिकल भी मौजूद है। 1920 में उसने न्यूट्रल पार्टिकल की मौजूदगी को प्रिडिक्ट किया और उसने बताया कि इसका वज़न प्रोटॉन के वज़न के बराबर होगा। साइंटिस्ट ने रिसर्च की और ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल तलाश करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। 1932 में एक चैडविक नामी साइंसदान ने न्यूट्रॉन की दरियाफ्त की। उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं इनको बम्बार्ड करवाया, यानी कि इनको टकराया बेरिलियम टारगेट के ऊपर। जब ये बेरिलियम टारगेट के ऊपर आकर टकराए तो इसमें से न्यूट्रॉन्स बाहर निकले। ये वाले न्यूट्रॉन्स जो थे इन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं था और साथ में कार्बन का एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ। इन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। इन पर कोई चार्ज नहीं था और ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन शो कर रहे थे। ये किसी भी मटेरियल में बहुत तेज़ी से धंस रहे थे। इनका वज़न प्रोटॉन के वज़न के बराबर था, यानी कि यहाँ पर रदरफोर्ड की एक प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई। नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इट्स नेम इज़ प्रोटियम। प्रोटियम जो कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए ये हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन से कैसे डिफरेंट है यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। एनोड रेज जो हैं वो गैस से कैसे पैदा होती हैं ये भी आप यहाँ से लिखेंगे, ये वाला पार्टिकल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 31 पेज नंबर ओपन करें। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला पार्ट है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने हीलियम के पार्टिकल लिए जो कि डबली चार्ज पॉजिटिव रेज पर मुश्तमिल हैं। ये हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं। ये यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये एटम्स दिखाए गए हैं गोल्ड के। ये गोल्ड शीट ली गई थी जो कि 0.00004 सेंटीमीटर थिक थी। इसकी बहुत ज़्यादा कम थिकनेस है। इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल को गुजारा गया। जब इनमें से अल्फ़ा पार्टिकल को गुजारा गया तो कुछ तो सीधे ही गुजर गए, लेकिन कुछ ने एक स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की। इस थोड़ा सा झुकाव की रीज़न क्या थी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हैं और न्यूक्लियस पर भी चार्ज पॉजिटिव था, तो ये दरमियान में मौजूद एक न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियस के साथ टकराने की वजह से हल्की सी डिफ्लेक्शन शो करते हैं। अगर ये न्यूक्लियस के बिल्कुल दरमियान में टकराते हैं तो ये थोड़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेंगे, और अगर ये बिल्कुल ही दरमियान में टकराएंगे तो ये मुकम्मल तौर पर ये पार्टिकल वापस मुड़ जाते थे। ये ऑब्जर्वेशन की गई थी रदरफोर्ड के ज़रिए से। उसने कहा ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास टू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो बगैर किसी झुकाव के गुजर गए, जैसे ये स्ट्रेट सीधे गुजर गए, ठीक है, यूं करके। और 20,000 पार्टिकल्स में से कुछ कोई ख़ास एंगल पर झुकाव
शो करते हैं जबकि बाकी वापस मुड़ जाते हैं। गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद वापस मुड़ गए। इनका नतीजा क्या निकला, अब ये टकरा कर वापस क्यों जा रहे थे, ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पे। तो रिजल्ट्स हैं। सबसे पहला रिजल्ट है क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल में से गुजर रहे थे, तो इसका मतलब है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली था, तभी वो आसानी से गुजर गए। और जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो की, इसका मतलब था कि दरमियान में कोई सेंटर पर कोई चार्ज स्पीशी मौजूद है। अब उस चार्ज स्पीशी पर चार्ज कौन सा है, ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टकराने के लिए भेजे गए जो कि अल्फ़ा पार्टिकल थे, तो दरमियान में सेंटर में न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो वो उसके साथ टकरा कर तो वापस मुड़ेंगे, अदरवाइज़ तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते, वापस नहीं मुड़ते। ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्शन की एक रीज़न ये भी थी। नेक्स्ट है एक मुकम्मल तौर पर बाउंस बैक होने की क्या वजह है कि एटम के दरमियान मौजूद न्यूक्लियस एक डेंस और हार्ड सा सख्त स्ट्रक्चर है। कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब है कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ थोड़ा कम है, उसका साइज़ पूरे वॉल्यूम की निस्बत कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एटम जो है मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने नेगेटिव चार्ज होंगे, उतने ज़्यादा प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज होंगे और ओवरऑल चार्ज जो है वो न्यूट्रल आता है। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। रदरफोर्ड एक ब्रिटिश न्यूजीलैंड का केमिस्ट था। इसने बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और अल्फ़ा पार्टिकल का इस्तेमाल किया। उसने 1908 में नोबेल प्राइज़ भी विन किया। 1911 में उसने न्यूक्लियर मॉडल पेश किया और उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए ताकि वो एटम को तोड़ सके, एटम को स्प्लिट करके दिखा सके। उसकी इन कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से उसे न्यूक्लियर साइंस का फादर भी कहा जाता है। रदरफोर्ड मॉडल के डिफेक्ट्स क्या हैं? इसके दो डिफेक्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और इसे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को या तो खारिज करना चाहिए या फिर एनर्जी को अब्जॉर्ब करना चाहिए, इसे एनर्जी को इमिट करते रहना चाहिए। और ये अगर ऐसा होता है तो एक वक्त आएगा कि इसके पास कोई एनर्जी बाकी नहीं रहेगी और ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम तबाह हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्टीन्यूसली मुसलसल एनर्जी को एमिट करते रहें, खारिज करते रहें, तो इन्हें तो कॉन्टीन्यूसली स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था यूं करके, ठीक है, ये कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, यूं का स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था। लेकिन जब स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया तो इट अपीयर लाइक अ लाइन स्पेक्ट्रम, तो इसमें लाइन स्पेक्ट्रम बना। इसका मतलब था कि एक इलेक्ट्रॉन जंप है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, ये तीसरे ने, ये फोर्थ ने, ठीक है। दिस इज़ शोइंग द जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन को तो लाइन स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये एनर्जी को 24 घंटे रिलीज़ नहीं करता रहता, इस वजह से इनका लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो देखने में मिला। इस के ज़रिए से साइंटिस्ट ने एक और मॉडल भी जो है वो कंसीडर करना शुरू कर दिया। एक और मॉडल जो हम देखेंगे दैट इज़ बोहर एटॉमिक थ्योरी। नील बोहर एक दानिश फिजिस्ट था जिसने रदरफोर्ड को 1912 में ज्वाइन किया। ये दोनों मिलकर और डॉक्टरेट की रिसर्च कर रहे थे। बोहर ने एटॉमिक मॉडल 1913 में पेश किया था और इसने क्वांटम थ्योरी को अपने मॉडल की बुनियाद बनाया। 1922 में इसने नोबेल प्राइज़ विन किया फिज़िक्स के सब्जेक्ट में और इसकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को देखते हुए 1913 में एक और मॉडल पेश किया गया। ये नील बोहर का एटॉमिक मॉडल था। क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक जो है इसकी फाउंडेशन बनी, इसकी बुनियाद रखी गई। इसकी बुनियाद पर बोहर ने एटॉमिक मॉडल में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है और इसके इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स या ऑर्बिट मौजूद हैं। सबसे पहले ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट भी बोहर ने ही दिया। बोहर का कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन ऑर्बिट्स में मौजूद होते हैं, इनकी एनर्जी मखसूस होती है। मिसाल के तौर पर N3 यानी कि तीसरे शेल में मौजूद N1, N2, N3 दीज ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ शेल। ये शेल की तादाद को ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है
और के जो है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इसकी एनर्जी सबसे कम है, ये इसकी एनर्जी m की सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर कम एनर्जी वाले से ज़्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो फिर इसको एनर्जी को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। लेकिन अगर ज़्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जंप करेगा तो इसे एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा और इसकी खारिज होने वाली एनर्जी इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। यानी कि E2 जो है उसमें से अगर जंप कर रहा है तो E2 माइनस E1 विल बी द चेंज इन एनर्जी और ये चेंज इन एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट होता है। उसने कहा कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स में एनर्जी फिक्स हैं, दरम्यान में सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस मौजूद है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिटल में रहेंगे इनकी एनर्जी जो है ना तो खारिज होती है और ना ही यहाँ से एब्जॉर्ब होगी। लेकिन अगर ये अपने ऑर्बिटल को छोड़ देते हैं और दूसरे ऑर्बिटल में जंप करेंगे तो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यहाँ फिर एनर्जी जो है वो यहाँ से रिलीज़ होगी। एच हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड के बराबर है और न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, लाइट की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं उनकी एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होती है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए एक मोमेंटम दरकार होता है, दैट इज़ mvr इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। 2 पाई r जो है वो हमने सर्कल का सरकमफेरेंस भी पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पाई आ रहा है। नेक्स्ट है n हमारे पास क्वांटम नंबर होता है, इसे ऑर्बिट नंबर भी कहा जाता है या शेल नंबर भी कहा जाता है। क्वांटम नंबर, ऑर्बिट नंबर या फिर शेल नंबर भी बोलते हैं आजकल हम इसको, और इसकी तादाद 1 2 3 से स्टार्ट होकर 100 तक भी हो सकती है, एनीथिंग एल्स। देन हमारे पास है क्वांटम का क्या मतलब है। क्वांटम का मतलब होता है एनर्जी का फिक्स होना। ये सबसे छोटी अमाउंट होती है एनर्जी की जो एमिट या अब्जॉर्ब होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हाई टू लो या फिर लो टू हाई ऑर्बिटल्स। क्वांटा जो है ये क्वांटम का प्लूरल है और 1918 में जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लैंक को इस काम की बुनियाद पर इनाम मिला और इसने क्वांटम थ्योरी पर भी काम किया। रदरफोर्ड बोहर की एटॉमिक थ्योरी में बुनियादी फ़र्क ये है कि रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी एक क्लासिकल थ्योरी जबकि बोहर की थ्योरी एक क्वांटम थ्योरी है। रदरफोर्ड के मुताबिक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स एक ख़ास एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं। रदरफोर्ड ने ऑर्बिट के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया जबकि बोहर ने कहा कि इनके पास ऑर्बिट्स के पास एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। उसने कहा कि एटम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाते हैं जबकि बोहर ने कहा कि ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाएंगे। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम को तबाह हो जाना चाहिए, लेकिन बोहर की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम को हर हाल में एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पर ये वाला एक क्वेश्चन है, या आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर n की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे, जस्ट n की जगह 1 2 3 4 लगाते जाएंगे, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी। इसको डिवाइड करें और MVR फाइंड करें मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स के लिए। अगर फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए है तो आप यहाँ पर 1 लगा देंगे n की जगह पर, और अगर सेकेंड ऑर्बिट होगा तो आप 2 लगाएंगे, अगर थर्ड है तो आप थर्ड लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा। हमने कहा कि न्यूक्लियस एक टिनी स्ट्रक्चर है जो कि एटम के सेंटर में मौजूद है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं इनकी एनर्जीज जो हैं वो ऑर्बिटल्स में एक ख़ास ऑर्बिटल में फ़िक्स होती हैं और इनकी एनर्जीज पोटेंशियल एनर्जीज कहलाती हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। एनर्जी लेवल्स जो हैं वो n से ज़ाहिर किए जाते हैं। इनकी वैल्यू 1 2 3 हो सकती है और इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में नाम दिया जाता है जो कि K L M और N होते हैं। ये कैपिटल में लिखे जाते हैं। ऐसा शेल जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। K शेल न्यूक्लियस के करीब होता है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी।
देन हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को किसी ख़ास ऑर्बिटल्स में जो है वो डिवाइड करना, यानी कि जैसे आप नया घर ख़रीदते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सारे बहन भाई कोई ना कोई कमरा जो है वो ले लेते हैं। आपके फादर का एक रूम होता है, अपनी मदर का उनके साथ रूम होता है बाज़ू का, ठीक है, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके दादा दादी के लिए रूम, तो सारे बहन भाई जो है उनके रूम्स अरेंज हो जाते हैं। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनको भी अरेंज किया जाता है, तो इनको अरेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो इन रूल्स के अंदर जो हैं वो हमने कुछ चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 कि हमारे पास जो हैं वो 2 टाइप हमारे पास जो हैं वो शेल्स होते हैं। शेल होते हैं। शेल के अलावा इनका नंबर क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, ये हम देखेंगे। शेल है हमारे पास K, L, M और N। K1 है पहला शेल होता है, L दूसरा, M तीसरा और N चौथा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करने के लिए फार्मूला है 2n का स्क्वायर। अगर हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर 2n की जगह पर 1 लगाएंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाता है, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट शेल हमारे पास आता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया तो ये 4 हो जाएंगे, 4 2 और 8, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसमें 18, जबकि लास्ट वन में 32 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पहला शेल जो है इसके अंदर सब शेल्स कितने होंगे। इसके अंदर सब शेल्स के में S सब शेल होता है, इसमें S और P होते हैं, आपने फ़िलहाल नाम याद रखने हैं। M के अंदर 3 होते हैं, S, P और D। N के अंदर होते हैं S, P, D और F। S में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में 10, जबकि F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन याद रख लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी सीखनी है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, फिर हमें शेल और सब शेल को अरेंज करना आना चाहिए, फिर हमें पता होना चाहिए कि किसी ख़ास शेल में कितने और किसी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किए जा सकते हैं। चलें मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊँगी, आपने वो ज़हन में रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने राइट करना है सब शेल, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, कर चुके हैं राइट। अब आपने देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और कौन सा एटम है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यानी कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको हमने अरेंज करना है। हमने कहा था इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें 2 आ गए, कितने हो गए हैं 4। अब 4 के अलावा कितने बचे हैं, यानी कि 2 बच गए हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा एक्स्ट्रा सब शेल्स हैं, इनको हम रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब नंबर ऑफ़ शेल, ये पहला S है, ये दूसरा S है हमारे पास। अब ये जो है हमारे पास P का पहले शेल में P सब शेल नहीं होता, तो ये हमारे पास जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि इसकी कन्फिग्रेशन हमारे पास बनेगी 1s2 2s2 and 2p6। ये आप लिखेंगे 1s2 2s2 and 2p6 सॉरी 2p2, ठीक है, 2p2 लिखेंगे। अब आप देखें कि लास्ट वाला जो हमारे पास शेल है उसमें, यानी कि दूसरा शेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पहला शेल है, फर्स्ट शेल। ये शेल का नंबर होता है, नंबर ऑफ शेल, और ये हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है सब शेल, ठीक हो गया, ये हमारे पास सब शेल है। तो अब हम देखते हैं जी कि हमारे पास ये सारी कॉन्फ़िगरेशन बाकियों के लिए कैसे राइट करेंगे। तो देखें जी, ये 18 एलिमेंट्स हैं जो आपने लर्न करने हैं।
इन 18 एलिमेंट्स को लर्न कर लेना है आपने। पहला हमारे पास सिंबल हाइड्रोजन का क्या है, H है, एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1 लिखेंगे कैसे जी, हमने लिखा जी S, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अब शेल पहला ही होगा। इसके लिए करते हैं फॉर एग्जांपल 11 के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, पहले S लिखेंगे, स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 और लास्ट वाले में 1 बच गया। फिर हमने लिखने हैं नंबर ऑफ देन हम राइट करेंगे नंबर ऑफ शेल का नंबर हम लिखेंगे 1 2, इसके साथ भी 2 लिखेंगे। देन हमारा थर्ड वाला शेल का S स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसको राइट करें, इन सारों को एक एक बार प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। दोबारा से हम कर लेते हैं एक बार। पहले आपने देखा एलिमेंट कौन सा है, सोडियम है, 11 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। आपने इसके लिए पहले राइट करना है स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है, ये राइट कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 2 2 6 4 हो गए, ये 6 और ये कितने हो गए जी 10, और यहाँ पर हमारे पास कितने थे 11, एक बच गया, यानी कि अब हमारे पास हो गए हैं 11। अब हमने अब हम राइट करेंगे शेल का नंबर। ये फर्स्ट का S है, ये 2s है और ये वाला 3s है। P जो है हमारे पास 1 का P नहीं होता, तो ये हमारे पास 2 का P स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये होगी जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देन हम स्टडी करेंगे आइसोटोप्स, सेम, ठीक है। आइसोटोप्स जो होते हैं इनमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इनके अंदर हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, मैस नंबर जो है वो मुख्तलिफ होगा। ये एलिमेंट के एटम्स हैं जिनके पास एटॉमिक नंबर सेम होता है जबकि मैस नंबर मुख्तलिफ होगा। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ही करते हैं, जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं एज नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होंगे, जबकि इनके न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होगी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करती हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, प्रोटॉन की तादाद, इनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये तीनों चीज़ें सेम होंगी, जबकि सिर्फ़ और सिर्फ न्यूट्रॉन का नंबर और एटॉमिक मास, ये दो चीज़ें इनकी चेंज होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ पर हम डिपेंड देखेंगे आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के आइसोटोप देखेंगे पहले। हाइड्रोजन एटम जो है वो 3 तरह के हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसमें 3 तरह के एटम्स मौजूद हो सकते हैं। पहला प्रोटियम मौजूद हो सकते हैं, ड्यूट्रियम हो सकते हैं, ट्रिटियम हो सकते हैं। इनके अंदर हम देखते हैं इसमें एक प्रोटॉन एक ज़ीरो न्यूट्रॉन है, तो ये ऐसा एलिमेंट है, एलिमेंट का ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूट्रियम आता है। ड्यूटेरियम जो है इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम में एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अब ये न्यूट्रॉन की तादाद कैसे मालूम की जाती थी, 3 - 1 = 2, ठीक है। हम क्या करते थे, मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन के आइसोटोप्स। कार्बन के आइसोटोप्स 2-3 हैं, 2 स्टेबल होते हैं, ये और ये कार्बन 12 और कार्बन 13, ये दोनों स्टेबल आइसोटोप्स हैं, जबकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन 12 जो है ये 98.9% जो है वो अबंडेंस में पाया जाता है, यानी कि ये इतना ज़्यादा है टोटल 100% में से, जबकि कार्बन 13 और 14 दोनों मिलकर 1.1% बनाते हैं, यानी कि हमारी नेचर में सबसे ज़्यादा कार्बन 12 पाया जाता है।
नेक्स्ट एटॉमिक नंबर्स इनके जो हैं वो प्रोटॉन की तादाद जो है वो सेम है। यहाँ पर देखें प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है, एक में 6, एक में 7 और एक में 8 होती है। क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं 35 17, क्लोरीन 37 17। यूरेनियम के हैं यूरेनियम 234 92, यूरेनियम 235 92, यूरेनियम 238 92। इनमें से यूरेनियम 238 जो है वो कुदरती तौर पर पाया जाता है और इसकी परसेंटेज 99% होती है। नेक्स्ट आइसोटोप के क्या इस्तेमाल हैं। पहला, रेडियोथेरेपी यानी कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट में फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये कम पेनिट्रेट होने वाली बीटा रेडिएशंस पैदा करते हैं। जबकि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कार्बन 60 जो कि बॉडी के अंदर काम करता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग गैमा रेज पैदा करता है। देन हम स्टडी करेंगे ट्रेसर्स फॉर द डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो कि ट्रेसर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको मेडिसिन में डायग्नोसिस यानी कि तशख़ीस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बीमारी को ट्रीट नहीं कर रहा, ये सिर्फ तशख़ीस के लिए कि कहाँ पर ट्यूमर मौजूद है, डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आयोडीन 131 को ग्वाइटर की डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्वाइटर थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, होता है, ये बीमारी है, गिलड़ की बीमारी बोला जाता है इसे। टेक्नीशियम 9 जो होता है ये बोन की ग्रोथ को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूजेस क्या हैं इसके। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फोसल्स की एज को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी एज डिटर्मिनेशन यानी कि इनकी उम्र मालूम करने का जो तरीका होता है उसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग कहते हैं। इस तरीके में क्या किया जाता है, इसमें तमाम पुराने तरीन ऑब्जेक्ट्स की उम्र मालूम करने के लिए इनकी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हाफ़ लाइफ मालूम की जाती हैं। उसकी बुनियाद पर देखा जाता है कि ये कितने साल पुराने हैं। कार्बन डेटिंग का तरीका, कार्बन डेटिंग का मेथड जो होता है ये भी कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स की एज मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें भी कार्बन 14 की मिकदार को मालूम किया जाता है। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये हर चीज़ में, हर कार्बन वाली एलिमेंट में पाया जाता है। ये ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनमें कार्बन है उनमें पाया जा रहा है, इसकी अमाउंट यानी कि मिकदार को मालूम कर लिया जाता है। जितनी मिकदार रह चुकी होती है उसी से मालूम किया जाता है कि ये इनकी असल उम्र कितनी है या ये कितने पुराने हो चुके हैं। जितना ख़त्म हो चुका होगा, हम देखते हैं रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है, इसमें जो है वो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो उसकी खुद की तादाद जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता या अमाउंट मिकदार जो होती है वो कम होती जाती है। इसी तरह आइसोटोप्स जो हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जब रेडिएशन पैदा करते हैं तो इनका अपना जो मास होता है वो तकरीबन इनकी अपनी बॉडी का जो होता है वो हर हाफ़ लाइफ गुजरने के बाद आधा रह जाता है। तो वो टाइम पीरियड जिसके बाद ये अपनी कंसंट्रेशन आधी कर लेते हैं, वो टाइम पीरियड जो है वो इनका हाफ़ लाइफ टाइम कहलाता है। केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। मिसाल के तौर पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि एक रिएक्शन है, मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं पौधे, ठीक है, और ये ग्लूकोज बनाती है। अब इसके अंदर जो कार्बन आ रही है वो कार्बन क्या इसी कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है, तो इसको चेक करने के लिए कार्बन को जो है वो लेबल कर दिया जा सकता है। कार्बन को लेबल कर देंगे तो अगर ये लेबल वाली ही कार्बन जो है वो ग्लूकोज में पैदा होती है तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा जो ग्लूकोज का कार्बन है वो हमारे पास आ रहा है इसी कार्बन डाइऑक्साइड से। और अगर ऐसा नहीं होता, लेबल वाला नहीं आता, तो हम जान सकेंगे कि ये कहीं और से प्रोड्यूस हो रहा है। देन है पावर जनरेशन। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक रिएक्शन करवाया जाता है जिसे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करवाया जाता है जो कि यूरेनियम 235 एक एलिमेंट होता है। इसको न्यूट्रॉन पर इसके ऊपर स्लो मूव करने वाले न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड कराए जाते हैं। जब ये इसके साथ टकराते हैं तो इसमें यूरेनियम टूट कर यूरेनियम के न्यूक्लियस जो हैं वो टूट जाते हैं और इसको बेरियम और क्रिप्टॉन 2 एलिमेंट पैदा करता है और 3 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं और एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी वाटर को स्टीम में तब्दील कर देगी। जब वाटर स्टीम में बदल जाता है तो यही वाला पानी बॉयलर्स के अंदर होता है और ये स्टीम जो होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि टरबाइन जो हैं उनको चलाया जा सके और बिजली पैदा की जा सके और ये बहुत ही पुरअमन इस्तेमाल है एटॉमिक एनर्जी का।
यहाँ पर चैप्टर एंड हो जाता है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं जी? यूरेनियम 235 जो है कौन से 2 एटम प्रोड्यूस कर रहा है? क्रिप्टॉन और बेरियम। यूरेनियम 235 जो एनर्जी पैदा कर रहा है वो कहाँ इस्तेमाल होती है? फिशन रिएक्शन क्या होता है? गोइटर इन थायराइड ग्लैंड को कैसे डिटेक्ट करते हैं? ठीक है, आयोडीन 131 से। और ये सारे आपने देख लेने हैं। और कार्बन इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है माइनस कर देंगे आप मैथ नंबर में से एटॉमिक नंबर को, तो आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ में आता है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो कैनाल रेस की वजह से हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग, दैट इज न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ 3 सबशेल्स। इनमें से 3 सबशेल किसके अंदर होते हैं? तो पहला तो के था, दूसरा एल है, फिर एम होता है। ठीक है, तो एम के अंदर 3 सबशेल होंगे, एस, पी और डी, ये 3 होंगे। नेक्स्ट है जी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर में इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए आयोडीन 131 है। नेक्स्ट है, यूरेनियम 235 जो है वो ब्रेक होकर न्यूट्रॉन्स पैदा करता है। पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिन्हें पी एक्स, पी वाई और पी जी कहा जाता है। ये पी सब शेल जो है इसको मज़ीद जो है इसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ऑर्बिटल्स जो हैं वो पी एक्स, पी वाई, पी जी होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कोऑर्डिनेशन एक्सिस। नेक्स्ट है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम जो है वो हैवी वाटर बनाता है और यहाँ पर नन ऑफ दीज है क्योंकि हमने 98% इसकी पढ़ी है, 98.9। विच हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए हैं? दैट इज़ गोल्डस्टाइन। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ फॉर नेक्स्ट चैप्टर।